दोस्तों नमस्कार। जब दुनिया बदल रही है तो भारत की डिप्लोमेसी क्यों नहीं बदलेगी। जब पारंपरिक तौर पर अमेरिका की अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इस वक्त डगमगाई हुई है, तो फिर भारत की डिप्लोमेसी और भारत की विदेश नीति क्यों नहीं बदलेगी। शुरुआत से ही अमेरिका और इजराइल के साथ जो निकटता नजर आ रही थी, युद्ध के बाद की परिस्थितियों में पूरी दुनिया की निगाहों में और निशाने पर, वो चाहे पश्चिमी देश हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया और जापान ही क्यों ना हो, चाहे नाटो कंट्रीज ही क्यों ना हो, चाहे मिडिल ईस्ट ही क्यों ना हो, सबके निगाहों और निशाने पर अगर इस वक्त एक ऐसा युद्ध है जिस युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की, और उसके बाद की परिस्थितियों में हर कोई यह सवाल कर रहा है कि शांति, सुरक्षा, संप्रभुता क्यों गायब हो गई, यूनाइटेड नेशन तक को कोई पूछता नहीं है, तो नए तरीके से बन रही विश्व व्यवस्था में भारत कहां पर खड़ा होगा। यह सवाल अगर जरा सा पन्ना पीछे पलटिए तो आपको याद आ जाएगा जब ट्रंप चुने हुए नहीं राष्ट्रपति बने थे, जिस वक्त बाइडेन राष्ट्रपति थे, उस वक्त ब्रिक्स की जो बैठक 2024 के अक्टूबर के महीने में हुई थी रशिया में, उस वक्त ब्रिक्स एक नए रास्ते की तलाश में था। एक ऐसा रास्ता जो करेंसी को लेकर डॉलर के विकल्प के तौर पर ब्रिक्स खड़ा कर पाए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उसमें भी वो अपना रास्ता बना सके। ट्रंप आए, परिस्थितियां बदल गई। बदलते बदलते हालात यहां तक आकर खड़े हो गए कि अमेरिका जो कह रहा है भारत उस रास्ते चल रहा है। भारत की अंदरूनी राजनीति में सत्ता निशाने पर है। विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि पूरी विपक्षी पार्टियां और इस देश के भीतर अलग अलग संस्थानों के भीतर भी यह संकट है कि क्या वाकई जो डील हुई उसमें कहीं देश फंस तो नहीं गया। इन तमाम परिस्थितियों पर चिंतन मनन इसलिए इससे पहले गंभीर नहीं था क्योंकि फिर भी एक भरोसा था। अमेरिका की साख, उसकी इकोनॉमी, उसका बाजार, उसकी टैरिफ नीति, उसके जरिए दुनिया को सबक सिखाने की सोच, या कहें अमेरिका की अपनी दादागिरी, सब कुछ तो मंजूर था। लेकिन एक झटके में बीते 12-13 दिनों में युद्ध की परिस्थितियों में जो कुछ हुआ, उसमें जो किसी ने नहीं सोचा था वो सब हो गया। तो जब किसी ने नहीं सोचा था और इजराइल और अमेरिका आज भी जिस ईरान को टेररिस्ट स्टेट और वहां की सत्ता को टेररिस्ट कहने से चूक नहीं रहे हैं, और वहां पर जो सुप्रीम लीडर मारे गए अयतुल्ला अली खामनई, उनको भी आतंकवादी कहने से अमेरिका चूक नहीं रहा है, ऐसे वक्त में भारत के विदेश मंत्री दिल्ली में ईरान एम्बेसी में जाकर जब शोक जताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कल रात टेलीफोन पर ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हैं, और उसके बाद आज एक बार फिर विदेश मंत्री जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हैं, तो यह बात हवा में नहीं है। और जो कहा गया, जो बातें निकल कर आई, उसने दो बड़े मैसेज खुले तौर पर दे दिए। पहला मैसेज तो यही है कि जो अमेरिका अपने एलाइज को लेकर सोचता रहा और उन एलाइज के असरिए वो जिस ट्रेड पॉलिसी को पूरी दुनिया में बना रहा था, उसमें भारत उसके लिए एक प्यादे के तौर पर रहा। तो क्या यह दौर अब शिफ्ट होने का है, या फिर एक खामोशी के साथ, वक्त गुजरने के साथ यूटर्न तो नहीं कहें लेकिन पुरानी लीक पर लौटने का है। क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका का विरोध हुआ जब बाइडेन थे। भारत ने उस विरोध का विरोध किया और अपनी इकोनॉमी को सबसे आगे रखा, और देश के भीतर प्रधानमंत्री मोदी लगातार घूमकर यह बताने से चूके नहीं, हम इसलिए रूस के साथ खड़े हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी संभल जाए। वो रूस जो अमेरिका के लिए खलनायक था, जो नाटो कंट्रीज के लिए खलनायक था, जिस अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, परिस्थितियां बदली, वही खलनायक पर से तमाम सैंक्शंस हटा लिए गए। यूरोप के भीतर सुगबुगाहट है, यूरोपीय यूनियन भी गुस्से में है, वह भी कह रहा है अमेरिका ने ठीक नहीं किया।
यानी वो कंट्रीज जो अमेरिका के साथ आज से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से थे। तो भारत की करीबी और निकटता और दोस्ती और यारी तो बीते 11 वर्षों की एक कहानी है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा शिफ्ट लिया। उस वक्त गुटनिरपेक्ष आंदोलन का खत्म होना, सार्क का खत्म होना, कमोवेश हर पड़ोसी के साथ 36 का आंकड़ा होना, और इन परिस्थिति से निकलते हुए इजराइल से निकटता और अमेरिका की इकोनॉमी के साथ भारत का पूरा कॉरपोरेट भी खड़ा हो गया। जब यह बीते 11 वर्षों की कहानी हो सकती है, तो इस वक्त तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के सामने पहली बार एक नया वर्ल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। उसमें भारत की डिप्लोमेसी क्या उसी तर्ज पर रहेगी? यह सवाल कल रात से बड़ा हो गया, जब भारत के प्रधानमंत्री ने फोन लगाया और ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की। जो कहा, जिस रूप में कहा, जो सरकार ने बताया और जो ईरान के अखबारों में छपा, अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो 3 बातें उभर कर सामने आएगी। पहली बात, भारत पिघल रहा है, भारत अतीत के रिश्तों को समझ रहा है, भारत अपने संकट को समझ रहा है, भारत अपनी उस हकीकत को समझ रहा है जहां इजराइल और अमेरिका के जरिए देश के भीतर का संकट खत्म नहीं हो सकता है। वो संकट तेल का है, एलपीजी का है, आने वाले वक्त में फर्टिलाइजर का है, उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, इस देश के भीतर बढ़ती बेरोजगारी का है, कॉरपोरेट सेक्टर के मुश्किल हालात का है, इंडस्ट्रीज की बढ़ती लागत का है। तमाम चीजों का जिक्र ईरान के भीतर निकल कर आया। भारत के भीतर से भारत के प्रधानमंत्री की उस मुलाकात का जिक्र विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। तो आज पहले उसे सुन लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारे प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से बात हुई। प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान हमारी जो प्राथमिकता है भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर, इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा और सामग्री के पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई जो वहाँ पर उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर, और साथ ही साथ जो हम लोगों की पोजीशन, जो हमारा पक्ष है भारत का, कि डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी कि संवाद और राजनीति का रास्ता लेकर लोग आगे बढ़ें, ताकि इस मसले को, जो मसला है वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको खत्म किया जाए जल्द से जल्द। तो बात हुई, अच्छी बातचीत हुई। ईरान के दुख में भारत शरीक हो गया। जब सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई मारे गए, तो उसके बाद भारत सरकार की तरफ से तुरंत कोई शोक प्रस्ताव नहीं दिया गया। विपक्ष ने बहुत शोर मचाया, सरकार खामोश रही। वक्त लगा, परिस्थितियां बदली। भारत के विदेश मंत्री ने टेलीफोन लगाया, बातचीत की, और प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद भी यह सिलसिला बातचीत का रुका नहीं। प्रधानमंत्री ने तो कल रात जो बातचीत की और उसके बाद जो मैसेज था, वो मैसेज आज ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से कहा, आप ब्रिक्स की अगुवाई इस बरस कर रहे हैं, और ब्रिक्स में जो देश शामिल हैं वो इसी क्षेत्र के हैं, यानी एशियाई देश हैं। उसमें रूस भी है, उसमें चीन भी है, उसमें भारत भी है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है, और उसमें अब ईरान भी शामिल हो चुका है। तो इस इलाके में शांति स्थापित रहे, सुरक्षा बरकरार रहे, संप्रभुता पर कोई हमला ना करे, इस दिशा में भारत को एजेंडा ब्रिक्स के तहत उठाना चाहिए। यह मैसेज है। यह मैसेज इसलिए जरूरी है क्योंकि इस दौर में भारत की डिप्लोमेसी और विदेश नीति जिस दिशा में जा चुकी थी, वहां ईरान कहीं नहीं था। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति अब आई जिसमें अब संकट गहरा रहा है? पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री चाहे न जा रहे हों, लेकिन 1 दर्जन या कहें आधे दर्जन विभागों के नौकरशाह बैठकर रोज शाम में ब्रीफिंग देते हैं और बताते हैं
होमर्ज रूट में स्थिति क्या है? इस देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, तेल भरपूर है, काला बाजारी हो रही है, शायद इसीलिए मुश्किल है। लेकिन सवाल है, सरकार काला बाजारी क्यों रोक नहीं पा रही है? सरकार के अपने गवर्नेंस को लेकर एक सवाल तो कोविड के वक्त भी उठा था। सरकार संकट काल में क्या गायब हो जाती है और जनता यह मानकर चलती है कि अब उसे अपने तौर पर रास्ते खोजने होंगे, उसी का हश्र है ये? यानी गवर्नेंस नहीं है क्या? या फिर संकट के दौर में गवर्नेंस गायब इसलिए हो जाती है क्योंकि बाकी वक्त में एक खौफ बना दिया जाता है? ये सारे सवाल अब धीरे धीरे इसलिए बड़े हो रहे हैं क्योंकि सबको पता है भारत के भीतर की परिस्थितियों में अगर जनता सड़क पर आएगी अपनी मांगों को लेकर तो क्या होगा। और शायद इसीलिए इन सब के बीच विदेश मंत्रियों के संवाद के साथ जिन बातों का जिक्र भारत के मीडिया में भी हो रहा था, जो सरकार द्वारा दिए गए लिखे गए शब्दों को ही ब्रेकिंग न्यूज मान लेता है, उसकी भी धज्जियां उड़ गई क्योंकि होमर्ज रूट यानी सेफ पैसेज भारत के लिए नहीं खुला है। और कल यह सवाल लगातार रेंगता रहा कि नहीं नहीं, एक जहाज निकला है, आया है, यहां पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं ईरान से पुरानी दोस्ती हर कोई याद करने लगा। और आज जब सवाल यह पूछा गया नौकरशाह से, उसका जवाब सुन तो लीजिए। One question to the MEA, as Mr. Rajesh Sinha ji said, one oil tanker of India has moved. Does it indicate some sort of an arrangement we have got on safe passage? ये जो आपको मैंने बताया, जो ऑयल टैंकर जग प्रकाश है, ये हॉर्मुज के ईस्ट में था, so it doesn't have to cross the Hormuz to go. It is actually lying in the east. और ये इंडिया नहीं आ रहा है, ये अफ्रीकन किसी कंट्री में is carrying gasoline वगैरह, कुछ एयर गैस वगैरह लेके जा रहा है, is going to Africa. They are going there, but Indian flag vessel. यानी सरकार जिस स्ट्रेटजी के तहत देश को चला रही है उसमें बड़ी भूमिका मीडिया की है। यह बड़ी भूमिका उस डिप्लोमेसी और विदेश नीति को लेकर भी कोई सवाल मीडिया के जरिए ना पूछने को लेकर है। देश के भीतर अगर जनता सड़क पर एलपीजी के लिए भटक रही है, सिलेंडर मिल जाए ब्लैक में उसे खरीदना पड़ रहा और उसकी भी कमी है, तो सरकार अगर कहती है कोई कमी नहीं है, तो फिर इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के वित्त मंत्री, इस देश के तेल मंत्री, इस देश के वो हर जिम्मेदार मंत्री सामने जनता के सामने आकर सीधे प्रेस के साथ बैठकर बातचीत क्यों नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश क्यों नहीं देते हैं, जहां वो कहें कोई संकट नहीं है? संकट तो है। संकट अगर है और होमर्ज रूट नहीं खुला है, उसके बारे में भी गलत जानकारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की छवि बनाने या बचाने को लेकर, तो अगला सवाल यह भी है, वो डिप्लोमेसी जो चली आ रही थी कहीं अब फेल तो नहीं होगी? क्योंकि अमेरिका इस हकीकत को जानता है कि भारत की जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पाएगा। इजराइल भी इस हक को जानता है कि भारत एक बाजार के तौर पर तो मौजूद है, लेकिन जिस दिन भारत के भीतर संकट आएगा तो वह भी उन परिस्थितियों के साथ खड़ा हो नहीं पाएगा। और भारत की हर सरकार अपने वक्त में यह जानती रही है कि इस देश के भीतर कभी कोई असंतोष पैदा होना नहीं चाहिए, हो जाएगा तो वो सत्ता की कुर्सी को पलट देगा। जरा पहले एक हकीकत समझ लीजिए जिससे बात और कुछ साफ होगी। इस देश के भीतर एलपीजी बांटने वाले 26,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इस देश के 33 करोड़ 30 लाख घरों में पहुंचाया जाता है या इतने कंज्यूमर्स हैं। यानी भारत दुनिया का दूसरा बड़ा एलपीजी कंज्यूमर वाला देश है और 90% ये इंपोर्ट होता है। यानी भारत इंपोर्ट करता है। जो इंपोर्ट करता है वो इंपोर्ट सऊदी अरब से हो रहा है, वो यूनाइटेड अरब अमीरात से होता है, वो सीरिया से होता है और वही रास्ता ब्लॉक हो गया है, जिसकी बेचैनी भारत के भीतर है। अगर ये रास्ता ब्लॉक रहा तो जो सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और सीरिया से जो आ रहा था वो नहीं आ पाएगा। हालांकि पार्लियामेंट के भीतर तेल मंत्री हरदीप पुरी ये कहने से चूकते नहीं है, हमने नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए हैं। रास्ते क्या हैं? अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया, रशिया। कब तक आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, यहां से आने वाली की स्थिति क्या है, कोई नहीं जानता है। और इन सब के बीच ईरान
से समझौता नहीं तो हर चीज बंद है, तब इसके आगे की परिस्थिति है कि जो संकट सड़कों पे नजर आ रहा है, उस संकट का समाधान अगर नहीं निकाला गया तो मुश्किल होगी। हकीकत क्या है? हकीकत है कि भारत के भीतर सामान्य तौर पर 60 लाख बुकिंग हर दिन होती है और जो डिलीवरी है वो 55 लाख हर दिन होती है। यह एक सामान्य सी परिस्थिति अगर युद्ध से पहले आप चले जाएं या जब अफरा तफरी नहीं मची थी उस दौर में चले जाएं तो यही स्थिति है। 60 लाख बुकिंग, 55 लाख डिलीवरी। आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते 80 से 90 लाख बुकिंग तक पहुंच गई है और जो 55 लाख है अगर उसको ब्लैक मार्केटिंग के हिसाब से भी देखें तो 10 लाख और कम कर दीजिए, वो ब्लैक मार्केटिंग में जा रही होगी। तो स्थिति हर दिन बढ़ते चला जाएगा और जिस दिन एक एवरेज है कि अगर 60 लाख बुकिंग हो रही थी, 55 लाख डिलीवरी हो रही थी, तो जिस दिन ये बुकिंग 1 करोड़ पार करेगी उस दिन स्थिति नाजुक हो जाएगी। सरकार भी इसको जानती है, तो इसको संभालें कैसे? इसीलिए वो डिप्लोमेसी जो चली आ रही थी उसमें तेल की डिप्लोमेसी थी, तो रशिया से तेल ले लिए, रिफाइन किए, यूरोप के बाजार में बेच दिए और भारत अपनी इकोनॉमी को 30% सस्ते तेल के आसरे सहेज रहा था, बना रहा था। तेल कंपनियों को लाभ हो रहा था, ग्राहकों को कोई लाभ नहीं था, तेल कंपनियों को लाभ था। लेकिन अब रूस सस्ता तेल नहीं दे रहा है, $4 से $5 ज्यादा ले रहा है। अगर यह परिस्थिति इस रूप में है तो भारत की वो इकोनॉमी जो पहले से चली आ रही थी वो डगमगाती हुई नजर आने लगेगी। इसलिए यह सवाल है कि एक तरफ ईरान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल खोलना ही होगा और दूसरी तरफ सवाल है कि जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं और जो ईरान के प्रवक्ता जब सामने आते हैं, हमें लगता है दोनों को एक साथ सुनिए, आपको लगेगा कि यह कयामत की रात फिर से आ गई, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेट फिर कह रहे हैं आज तबाह कर देंगे, ऐसी तबाही ले आएंगे ईरान में कि पूछिए नहीं। और ईरान कह रहा है खबरदार, हमारे अगर आपने ऑयल डिपो पर हमला किया, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया तो हम आपको तबाह कर देंगे। दोनों बातों को एक साथ सुनिए। We're on plan to defeat, destroy, disable all of their meaningful military capabilities at a pace the world has never seen before. به دولت متجاوز و کلیه همپیمانان آن اخطار می‌دهیم کوچکترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبنده و ویران کننده ما را به دنبال خواهد داشت. तो क्या इन हालातों के बीच भारत अमेरिका और ईरान के बीच खड़ा हो सकता है? इजराइल और ईरान के बीच खड़ा हो सकता है? यानी भारत की भूमिका इससे पहले हमेशा से किसी भी युद्धरत देश या हमले वाले देश के साथ खड़े होने की रही नहीं है। यह पूरा परिवर्तन बीते 10 से 11 वर्षों के बीच कह सकते हैं मोदी काल के दौर में हुआ है, जब निर्णायक परिस्थितियों की दिशा में बार बार हम बढ़ेंगे, इसका जिक्र खुले तौर पर भारत की विदेश नीति और डिप्लोमेसी के साथ जोड़ दिया गया। हो सकता है सरकार के रिश्ते बहुत करीब हों, हो नहीं सकता है, बल्कि इकोनॉमिक परिस्थितियां और भारत का कॉरपोरेट भारत की अर्थनीति को जब बनाने में लग जाए और कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस जब खुलकर चल रहा हो, उद्योगपति सरकार के मित्र के तौर पर हो, तो जाहिर है एक दबाव तो रहता है कि आप किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को कॉरपोरेट के आश्रय संभालेंगे। कॉरपोरेट अभी चीन और रशिया के करीब नहीं गया है, अमेरिका उसके अनुकूल है, वेस्टर्न कंट्रीज उसके अनुकूल है, लेकिन सवाल देश के भीतर का है। इस संकट के दौर में ध्यान दीजिए, अयोध्या में सीता रसोई बंद हो गई, दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पत्र किसी दूसरे को नहीं बल्कि हरदीप पुरी को ही लिखा, तेल मंत्री को ही लिखा कि जनाब लंगर ही नहीं सब कुछ बंद हो गया है, व्यवस्था कराइए। पंजाब के बरनाला में 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सिलेंडर लेकर लाइन में लगे थे और हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हो गई। ये छिटपुट परिस्थितियां हैं, छिटपुट घटनाएं हैं, लेकिन जब इसको आप कलेक्ट करने लगेंगे तो कमोवेश ये सवाल इस देश के लिए संकट काल में बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस देश में कोई रोजगार ऐसा नहीं है जो लोगों को व्यस्त रखे। इस देश के भीतर की यूनिवर्सिटीज, हेल्थ सेंटर्स, एजुकेशन प्रोसेस, उसके बाद नौकरी की स्थिति, प्रोडक्शन को लेकर रोजगार पाने की स्थिति, सब कुछ एक लिहाज से रुका पड़ा है। लोगों के पास वक्त ही वक्त है, लेकिन यह वक्त अगर इस तरीके से संकट में 2 जून की रोटी जुगाड़ करने के संकट से जूझने लगे
तो जो तबका हैंड टू माउथ है उसके सामने तो यह बड़ा सवाल होगा कि क्या आपने हमारे जीवन जीने के अधिकार को भी इस तरीके से छीन लिया। यह गवर्नेंस का फेल तो नहीं है? ये सवाल तो उठेंगे और जाहिर है ये राजनीतिक तौर पर बड़े होते चले जाएंगे। यानी जिस दौर में भारत ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेशों में अलग अलग जगह बड़े बड़े कार्यक्रम और उसके जरिए देश के भीतर की राजनीति को प्रभावित करते हुए विश्व गुरु की छवि जो बनाई गई, अगर इस संकट काल में उसी संकट में आ गई तो फिर डिप्लोमेसी तो बदलेगी, यू टर्न तो लेना पड़ेगा, पुरानी परिस्थितियों से हटकर नए रास्ते बनाने होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत, 4 बार विदेश मंत्री की बातचीत और इन सब पर अभी तक ट्रंप की खामोशी, इजराइल की खामोशी, लेकिन दोनों की जुबान पर अब भी ईरान को लेकर एक टेररिस्ट शब्द का खुलकर आना, यह मैसेज है। संकट में हर कोई है, रास्ता हर किसी को अपने लिए ही बनाना है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री निकल पड़े हैं नए रास्ते को बनाने के लिए, उस डिप्लोमेसी और विदेश नीति को लेकर जो अभी तक इजराइल और अमेरिका की दिशा में जाती थी, या फिर वो लौट रहे हैं उस पारंपरिक विदेश नीति और डिप्लोमेसी को लेकर जिसके आश्रय भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश से अलग और कहीं मजबूत नजर आती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।